अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सब का बहुत अच्छा गुजरेगा। अपने प्रोग्राम में वो खबरें जो आमतौर पर आपके सामने नहीं रखी जाती हैं आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। मोहम्मद नवाज संगरा लाहौर से हैं, कराची से वकील रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जहांगीर मिन्हाज साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हैं। आप दोनों साहिबान का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नवाज संगरा साहब आपकी तरफ आते हैं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के ज़ेरे इल्तवा उमूर को तरजीही बुनियादों पर हल करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में इजलास हुआ। जो अव्वलीन तरजीह है बुनियादी तौर पर वो कौन से मामलात हैं जो लटके हुए थे और हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर जोर दिया कि इनको अव्वलीन बुनियादों पर हल किया जाए? देखिए जी वैसे सब बहुत सारे जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के बहुत सारे उमूर जो थे वो ताख़ीर का शिकार थे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें पंजाब के जो तमाम आला ओहदेदार हैं, जिसमें वज़ीर आला पंजाब हैं, मिनिस्टर रेवेन्यू हैं, डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी हैं, इन तमाम ने जो है शिरकत की और इसमें तमाम जो ज़ेर इल्तवा उमूर थे उनको तरजीही बुनियादों पर निपटाने का जो है फ़ैसला किया गया। इसमें टॉप पे जो है वो पंजाब में कानून गोई की सतह पर 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर का क़याम है, क्योंकि इससे पहले पंजाब में तहसील लेवल पर जो है 152 अराजी रिकॉर्ड सेंटर काम कर रहे हैं और वो लोगों को सहूलियात दे रहे हैं। लेकिन ये फ़ैसला किया गया था कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे कानून गोई की सतह पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम किए जाएँ ताकि लोगों को जो है वो टाइमली और बर वक्त जो है तमाम जो सहूलियात हैं वो मुहैया की जा सकें। उसके अलावा 20 जो है मोबाइल वैन्स ख़रीदने का फ़ैसला किया गया था, वो भी काफ़ी अरसे से ताख़ीर का शिकार थी। मोबाइल वैन का मकसद ये था कि वो शहरों में जाके मुख्तलिफ़ देहातों में जाके लोगों को जो है वो सहूलियात जैसे नादरा की वैन जाती है ऐसे ही जाके वो मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों को सहूलियात मुहैया करेंगी। ये उमूर भी ये मामला काफ़ी अरसे से ताख़ीर का शिकार था। इस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हिदायत की है कि ये तमाम जो अहम चीज़ें हैं इनको बर वक्त निपटाया जाए। उसके अलावा जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है उसको कमर्शियल बैंकों से लिंक करने के मामलात हैं, ताकि जब किसी को कर्ज़ा चाहिए होगा किसी भी ज़मींदार को तो पहले ये तरीका था कि वो जो ज़मींदार था वो पटवारी के पास जाता था, या अब पंजाब लैंड रिकॉर्ड जो सेंटर्स हैं उन पे जाता है। लेकिन अब ये तरीक़ाकार इसको डिफरेंट कर दिया गया है कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का तमाम जो रिकॉर्ड है उसको कमर्शियल बैंकों के इसके लिए 15 जो बैंक्स हैं उनका इंतखाब किया गया है, जिनसे जो है वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी हुकाम ने बाकायदा तौर पे मुआहदा भी साइन कर रखा है। और ये तमाम जो अथॉरिटी का रिकॉर्ड है इसको लिंक किया जाएगा बैंकों के साथ, ताकि किसी भी ज़मींदार को जब कर्ज़ा चाहिए होगा तो वो वहाँ पे जाके अपना सिंपल शनाख्ती कार्ड दिखाएगा और बैंक जो है बैंक का अमला जो है वो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करके चेक करेंगे कि इस बंदे की कितनी ज़मीन है, वो कमर्शियल है या ज़री है और इसको कितना कर्ज़ा दिया जा सकता है, तो वहाँ से वो बआसानी जो है वो कर्ज़ ले सकेगा। उसके अलावा ऑनलाइन फ़र्द का इजरा है, किसी भी बंदे की ज़मीन है वो अपनी ज़मीन के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाएगा, वहाँ पे अपना जो है CNIC नंबर एंटर करेगा तो उसका जो तमाम ज़मीन का रिकॉर्ड है वो उसके सामने आ जाएगा और वो वहाँ से अपना प्रिंट ले सकेगा। उसको ये सहूलत देने के लिए भी ये भी एक अहम फ़ैसला जो है वो उस मीटिंग में किया गया है। उसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो जिनकी पाकिस्तान में ज़मीनें हैं वो वहाँ पे अपनी ज़मीनें बैठ के कैसे देख सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उस हवाले से जो सफारत खाने की सतह पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो है उस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाने का फ़ैसला किया गया। वहाँ पे जो काउंटर्स कायम किए जाएंगे सफारत खानों में। और उसके अलावा जो है डिजिटाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड, ये सबसे अहम स्टेप है, क्योंकि पंजाब में तकरीबन जो तमाम ज़री ज़मीनें हैं वो आलमोस्ट जो है उनकी डिजिटाइजेशन हो चुकी है, वो कंप्यूटर में आ चुकी हैं। लेकिन जो अर्बन लैंड है ये सबसे बड़ा और अहम मसला है, क्योंकि अर्बन लैंड पर अभी तक जो है
कुछ भी नहीं हो सका और तमाम की तमाम ज़मीनें अभी तक जो है वैसे ही जैसे पहले पटवारियों के पास इनका रिकॉर्ड होता था वैसे ही ये मैनुअल सिस्टम के तहत चल रही हैं। इस हवाले से पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कुछ मीटिंग्स भी कर चुके हैं वर्ल्ड बैंक हुकाम से, क्योंकि पहले भी जो प्रोजेक्ट जो ज़मीनों को कंप्यूटराइज़ किया गया है वो वर्ल्ड बैंक के तामुन से किया गया है और अभी वर्ल्ड बैंक के कुछ हुकाम से मीटिंग्स हो चुकी हैं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी हुकाम की पंजाब गवर्नमेंट के जो आला जिस तरह वो वज़ीर रेवेन्यू हैं इस तरह के आला ओहदेदारान उसमें शामिल थे। पंजाब लैंड अथॉरिटी रिकॉर्ड अथॉरिटी के ज़ेर इल्तवा उमूर को तरजीही बुनियादों पर हल करने का फ़ैसला हुआ है। बैरून ममालिक पाकिस्तान को लैंड सर्विसेज की फराहमी, ऑनलाइन फ़र्द के इजरा का फ़ैसला, ये वो तमाम बातें हैं जो इससे पहले भी सुनने में आ रही थी कि हुकूमत इन पे काम कर रही है। और अब कानूनगोई की सतह पर 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो हैं आइंदा 10 माह में कायम किए जाएंगे। ये सारे फ़ैसले कर लिए गए हैं। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं, आपकी खबर है फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी से पाकिस्तान में सस्ती बिजली की पैदावार की राह हमवार हो गई है। ये बता दें, ये सिलसिला वैसे है तो बहुत पुराना फर्नेस ऑयल लॉबी का, अभी भी वो अपने काम तो कर रहे हैं, लेकिन सस्टेन करना एलएनजी सेक्टर के लिए और ये जो सस्ती बिजली कैसे पैदा होगी, ज़रा इससे मुतालिक बता दें। फैसल, देखिए एलएनजी की सस्ती एलएनजी के ज़रिए सस्ती बिजली की पैदावार एक बहुत बड़ा यकीनी तौर के ऊपर चैलेंज है। लेकिन हम देखते हैं कि गुज़श्ता एक साल से जब एलएनजी की मार्केट पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद फर्नेस ऑयल माफिया भरपूर तरीके से अपना खेल खेलता रहा। लेकिन जब कराची के अंदर गैस बहरान पैदा हुआ उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने तहकीकात करवाई तो पता चला कि किसी न किसी तरीके से एलएनजी की पाकिस्तान में फ़रोख्त को रोक कर फर्नेस ऑयल की जो उसकी मार्केट है उसको एक्सपेंड किया जाता है, जिसके नतीजे में न सिर्फ हमें महंगी बिजली पैदा करनी पड़ती है, ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव पड़ता है और माहौल दुश्मन बिजली हमें पैदा करनी पड़ती है इनके जो डर्टी फ्यूल है फर्नेस ऑयल की वजह से। लेकिन इसके साथ जब प्राइम मिनिस्टर ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जब दोनों गैस कंपनियों के एमडीज़ को हटाया, उसके बाद ये फैसला हुआ था कि फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट मज़ीद नहीं की जाएगी, फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी आयद की जा रही है और उसके साथ साथ जो हम सस्ती बिजली पैदा होगी वो उसको मेरिट ऑर्डर के मुताबिक फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर पैदा किया जाएगा। और इस सिलसिले के अंदर आरएलएनजी की जो हमारी कैपेसिटी है उसको रिगैसिफाई करके सिस्टम में शामिल करने की, उसके मुताबिक हम पूरी सलाहियत के मुताबिक हम आरएलएनजी को इस्तेमाल करेंगे। इस सिलसिले के अंदर पीएलएल कंपनी जो कि वजारत पेट्रोलियम के मातहत कंपनी है उनकी जानिब से टेंडर जारी किया गया ताकि आने वाले महीनों में हम फर्नेस ऑयल की बजाय जो हमने आरएलएनजी की सप्लाई को इंश्योर करना है उसके लिए लाजिम है कि मुकर्रर वक्त से कब हम एलएनजी के कार्गोज को सिक्योर कर लें। इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए से उस प्लान के मुताबिक एडवर्टीजमेंट की गई, टेंडर लोग सबमिट किए कंपनीज़ ने। गुज़श्ता रोज़ पीएलएल कंपनी में इन टेंडर्स को ओपन किया गया, टेक्निकल एवेल्यूशन की गई और उसके बाद फाइनेंशियल बिड्स भी ओपन की गई। इस सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 8 कंपनियों ने एलएनजी के कार्गो जो कि मार्च और अप्रैल में हमें दरकार होंगे उसके फराहमी के लिए उन्होंने अपनी बोलियां जमा करवाई थी, और जिसमें से 8 में से 4 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया जिनकी कम तरीन बोलियां थी। ये 4 कंपनियां 5 एलएनजी के कार्गोज फराहम करेंगी। लेकिन फैसला इंपॉर्टेंट ये है, इस सारे सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक, क्योंकि पहले भी हमने इस मामले को टेकअप किया कि पीएलएल कंपनी ने ये स्पॉट रेट के ऊपर जिनके एक मखसूस महीनों के लिए एलएनजी के कार्गोज इंपोर्ट करने के लिए टेंडर्स जारी किए थे और अब उसके बाद ये टेंडर्स अवार्ड किए गए हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो मार्च के अंदर मजमूई तौर के ऊपर हम 4 एलएनजी के कार्गोज सिस्टम में शामिल करेंगे, जिसमें 2 एलएनजी के कार्गोज पीएलएल जो उसके 2 कंपनी के साथ उसके 5 साल कॉन्ट्रैक्ट है उसके जरिए आएंगे, जबकि 2 एलएनजी के कार्गोज स्पॉट रेट के मुताबिक स्पॉट रेट के जरिए हासिल किए जाएंगे। पहला कार्गो मार्च में जो आएगा वो 3 से 4 मार्च के दौरान होगा, दूसरा कार्गो 17 से 18 मार्च के दौरान। इंपॉर्टेंट फैसला ये है कि मार्च के महीने में जब दुनिया भर के अंदर इन महीनों के अंदर एलएनजी की मार्केट बहुत हाई होती है, चूँकि डिमांड गैस की ज़्यादा होती है, महंगी तरीन एलएनजी मार्केट में फ़रोख्त की जाती है। ऐसे मौके के ऊपर जब हम मार्च में कतर से 13.87% खाम तेल की कीमत के पर हम एलएनजी के कार्गोज 5 कार्गोज हम खरीदेंगे, उसी वक्त हम प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट आलमी कंपनियों से जो कि एलएनजी के प्रोड्यूसर नहीं हैं, जो एलएनजी के ट्रेडर हैं, उन्होंने कतर के मुकाबले में वो हमें सस्ती तरीन एलएनजी फराहम करेंगे, यानी 12.82% के ऊपर। इसी तरह जो दूसरा कार्गो होगा मार्च के महीने में 17 मार्च को आएगा, वो 12.59% की
कीमत पर आएगा। उसके बाद अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में भी हम कतर से 13.37% खाम तेल की कीमत पर एलएनजी के कार्गोज खरीदेंगे, जबकि जो आलमी निजी कंपनी से हम अप्रैल में खरीदेंगे एलएनजी के कार्गो वो 12.20% से लेके 11.87% खाम तेल की कीमत के बराबर हम एलएनजी के कार्गो खरीदेंगे। इसकी जो हमने वर्किंग की तो फैसल पता चला कि सिर्फ ये 5 कार्गो जो मार्च और अप्रैल में हम अपने स्पॉट टेंडर के जरिए से हमने खरीदने जा रहे हैं, जिसके फाइनेंशियल बिड्स एक्सेप्ट हो गई हैं, इन 5 एलएनजी के कार्गो के नतीजे में कतर के मुकाबले में ये एलएनजी हमें $20 मिलियन यानी $2 करोड़ सस्ती पड़ेगी। तकरीबन इसका जो इम्पैक्ट है कतर के मुकाबले में वो तकरीबन 2 अरब 80 करोड़ रुपए सस्ती एलएनजी मिलेगी इन प्राइवेट कंपनियों से। ये सबसे बड़ा फैसल ये मामला था जो हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में टेकअप किया और इसी मामले की निशानदही की थी मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह, जो उन्होंने एलएनजी की मार्केट, एलएनजी की प्राइसिंग के तरीक़ेकार और एलएनजी कतर के साथ एलएनजी डील को उन्होंने रिव्यू किया था और स्टडी मुकम्मल करने के बाद वफाकी हुकूमत को अरसाल की थी। उसके अंदर भी यही मामला पॉइंट आउट किया गया है कि दुनिया भर के अंदर जिन ममालिक ने कतर के साथ या एलएनजी के दीगर सप्लायर के साथ उन्होंने महंगे दाम के ऊपर जो एलएनजी खरीदारी के मुआहदे किए थे, जब उन्होंने देखा कि हमारी मौशियत के लिए, हमारे सिस्टम के लिए ये एलएनजी महंगी साबित हो रही है, उन्होंने दोबारा जाके न सिर्फ कतर के साथ बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, कनाडा के साथ जाके दोबारा निगोशिएशन की और कीमत कम करवाई। इंडिया की एग्जाम्पल दी गई मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस रिपोर्ट में कि इंडिया ने भी कतर से के साथ जाकर एलएनजी की कीमतों के ऊपर नजरसानी करवाई और अब वो एलएनजी के पहले के मुकाबले में सस्ते दाम पर खरीद रहे हैं। देखिए, कतर और पाकिस्तान के मबैन, दो हुकूमतों के मबैन ये एलएनजी का मुआहदा है, 15 साल का एग्रीमेंट है, कोई इसके अंदर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, सॉवरेन गारंटी अवेलेबल है कतर को। तो कतर से तो हमें दुनिया की दीगर कंपनियों के मुकाबले में सस्ती तरीन एलएनजी मिलनी चाहिए थी, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को फ़ायदा मिलना चाहिए था, हमारे मुल्क की मौशियत को फ़ायदा मिलना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से कतर से हम वो फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे। और इसके साथ अगर हम बात करें कि अगर जो मुसाफती कमीशन ने और पाकिस्तान ने इस एलएनजी की प्राइसिंग फार्मूले के अंदर बहुत सी अनॉमलीज को पॉइंट आउट किया था, अगर वो गवर्नमेंट, जैसे हालिया एक दौरा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी टीम कतर गए थे, कतर कन्विंस नहीं है कि 10 साल से पहले एलएनजी की कीमत को वो ओपन करे, लेकिन अगर रिक्वेस्ट की जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए, इंडिया की एग्जांपल दी जाए तो ये पॉसिबल है। अगर ये इकदाम हम पॉसिबल कर लेते हैं तो इसके नतीजे में सालाना जो हमें फ़ायदा हो सकता है फैसल, वो तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए का कतर से हमें फ़ायदा मिल सकता है, अगर सिर्फ हम उनसे एलएनजी की जो हमें उनकी सप्लाई है उसके ऊपर नज़रसानी करवाने में हम कामयाब हो जाएं। 15 साल का एग्रीमेंट है और उसके साथ अब ये जो मार्च और अप्रैल के अंदर प्राइवेट कंपनियों से एलएनजी के कार्गोज को एलएनजी के कार्गो खरीदने का फैसला किया गया है। अगर इसके ऊपर अब जो हम बिजली पैदा करेंगे फैसल, बराह रास्त हमें जो फ़ायदा होगा 3.5 रुपए फी यूनिट का फ़ायदा होगा, यानी कि हम सस्ती तरीन बिजली पैदा करेंगे। हाई स्पीड डीजल फर्नासाइल के मुकाबले में हमें माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी, तो इसके नतीजे में भी मुल्क की मौशियत को फ़ायदा पहुँचेगा, अवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि इमरान खान साहब के लिए, जो अपने चेयरमैन एनर्जी टास्क फोर्स नदीम बाबर साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, वो इस सारे मामलात को देख रहे हैं। एलएनजी के सेक्टर को भी उन्होंने देखना शुरू कर दिया और वो जो टास्क फोर्स जो उनकी सरबराही में कायम की गई थी एनर्जी सेक्टर के अंदर इस्लाहात लाने से मुतल्लिक, ताहाल वो सिफारिशात तो जमा करवाने में कामयाब नहीं हो सके। एलएनजी के अंदर भी बहुत वो दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन एलएनजी की कीमत को, एलएनजी की प्राइसिंग फार्मूले को कतर से उसके ऊपर निगोशिएशन करके उसको कम करवाना, वो उसमें कब कामयाब होंगे, मुल्क की मौशियत को कब फ़ायदा होगा, इस बात के हम सब मुंतज़िर हैं। ठीक भट्टी साहब, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो फर्नेस ऑयल लॉबी जो एक अरसे से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी, अब किसी हद तक उसकी कमर टूटने का आगाज़ हो गया है। जहांगीर मिन्हाज साहब, आपकी खबर है, आप बता रहे हैं पाकिस्तानी हुनरमंदों को रोज़गार की फराहमी के मंसूबे के तहत कतर के बाद अब जापान के साथ अहम उमूर तय पा गए हैं। कितने पाकिस्तानी हैं जिनको जापान भेजा जाएगा, कितने पाकिस्तानियों की रिहाइश का, वीज़ों का बंदोबस्त किया जाएगा, और क्या दोनों हुकूमतें करेंगी या फिर ये ऑफर सिर्फ जापान की तरफ से?
जी फैसल, ये बड़ी अच्छी खबर आई है मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि कतर के बाद अब जापान के साथ जो हमारी स्किल्ड लेबर है, उन्होंने हमारे पाकिस्तानी हैं जो उनको भिजवाया जा रहा है मुख्तलिफ जो शुबों में पाकिस्तान में, जिनमें पाकिस्तान में उनको मसाइल का सामना है। उस हवाले से हमारे जो लेबर अताशी हैं और हमारे पाकिस्तान में जो वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उसने ये इकदाम उठाया है। इसके तहत पाकिस्तान में जो ज़री शोबे के लोग हैं वो तकरीबन 2 लाख जो अफराद हैं उनको जापान भिजवाया जाएगा। इस सिलसिले में एक मेकनिज़म तय किया जा रहा है। जापान की वजारत खारजा और हमारी जो वजारत ओवरसीज़ है उनके दरमियान हालिया दिनों में मुज़ाकरात जारी हैं। उनका एक वफ़द जो है वो अगले माह के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान आ रहा है और जापान ने जो उनके मुआशी हदाफ हैं 2030 के, उसमें जो उन्होंने हदाफ मुकर्रर किए हैं उसमें तकरीबन वो मुख्तलिफ ममालिक से जो हुनरमंद स्किल्ड जो लेबर है वो 25 लाख मंगवा रहे हैं। और इसमें उन्होंने जो मुख्तलिफ शोबों में आगे वो डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें ज़राअत का जो शोबा है उनका वो कमज़ोर है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान से 2 लाख स्किल्ड लेबर को लेने का फ़ैसला किया है। और पाकिस्तान में इस हवाले से भी अच्छी खबर है कि हमारे जो स्किल्ड लेबर है जो ज़राअत के शोबे में, उनकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप देखें तो जो पिछला दौर था मुस्लिम लीग नून का जो दौर था, उसमें तकरीबन 3000 PhD करने पाकिस्तान से जो ज़ाहिरी माहिरीन से मुख्तलिफ ममालिक में गए और वो वापस ही नहीं आए। उन्हें ये खदशा था कि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस शोबे में पाकिस्तान में फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। हमारे यहाँ जो ज़री शोबा है वो स्टीरियोटाइप है और वो लकीर के फ़कीर लोग हैं, उसमें वो जदीद जो स्किल्ड है, जदीद ज़री तहक़ीक़ात हो रही हैं, उससे वो फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। तो उन लोगों को जो हाईली पढ़े लिखे लोग थे मजबूरन मुख्तलिफ ममालिक में सेटल होना पड़ा है। अब जाके एक अच्छी खबर आई है कि जापान ने जो है पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके ये हालिया दिनों में मुज़ाकरात हुए हैं और इसको जो फ़ाइनल जो इसको तश्कील दी जाएगी इस पॉलिसी को, वो फरवरी के फर्स्ट वीक में दी जाएगी जब जापान की वजारत लेबर के वक्त पाकिस्तान आएगा। तमाम ये उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान से हम ज़री शोबा के अंदर 2 लाख पाकिस्तानी लेंगे और ये वो इनको वर्क परमिट जारी किए जाएंगे। और एक ये भी खबर है कि इनको फैमिली के साथ सेटल किया जाएगा। इनका जो वीज़ा है, जो वर्क परमिट है, वो 2 से 3 साल का होगा, जिसमें ये जाकर पाकिस्तान से जापान में जाकर ज़री शोबे के अंदर जो है अपने कोई मामलात कर सकेंगे। लेकिन मेरा सब यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छा फैसले से न सिर्फ पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा बल्कि मुल्क की मौशियत को भी फ़ायदा होगा, कसीर ज़रिए मुबादला आएगा। लेकिन इसके अंदर जो स्किल्ड ज़री लेबर की हमने बात की है, क्या उसके लिए उन्हें कोई किसी डिप्लोमे की, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी? और उसके साथ 2 लाख अगर पाकिस्तानी कामयाब तरीके के साथ जापान जाने में कामयाब हो जाते हैं और उनको वहाँ पर रोज़गार के मौके मिलते हैं, तो कोई अंदाज़ा लगाया गया कि सालाना किस हद तक हमें तरसीलात ज़र भी मिल सकेंगी? जी भट्टी साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त और अहम बात की आपने। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, मुख्तलिफ जो ज़री यूनिवर्सिटी से, हमारे यहाँ जो फैसलाबाद से या बारानी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ुल तहसील हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ज़री माहिरीन पढ़े लिखे होंगे। इसमें मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ उन्होंने वो उसकी बनाए जा रहे हैं, दर्जाबंदी के तहत वो पाकिस्तानी जो लेबर है उसको ले रहे हैं। और इसमें यकीनन पाकिस्तान में जो ये मौजूदा हुकूमत का जो इनिशिएटिव है कि जो फ़ॉरेन में लोग हैं वो ज़री मुबादला भेजें पाकिस्तान में और बैंकों के ज़रिए भेजें, जो बदकिस्मती से माजी में होता रहा है, जो हुंडी के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान में जो रकम जो है वो भिजवाई जाती रही हैं, उसके मुकाबले में ये जो बैंकों के ज़रिए आएगा तो ज़री मुबादला भी पाकिस्तान को मिलेगा, रोज़गार के मौके भी होंगे और पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। अब अगर देखें तो जापान मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ पहले भी जो है वो तावन जारी रखे हुए है। अगर आप इसमें हेल्थ के शोबे के देखें तो इस्लामाबाद में जो एक बच्चों का हॉस्पिटल है वो जापान की हुकूमत ने हमें गिफ्ट किया हुआ है। उसके अलावा जो हमारे वर्टिकल प्रोग्राम चल रहे हैं हेल्थ के शोबे में, वो भी जापान उसकी फंडिंग कर रहा है, उसमें पोलियो है और खसरा है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि जो हमारा शोबा निगलेक्टेड था, जिसको नज़रअंदाज किया हुआ था पाकिस्तान में, ज़राअत के शोबा है, उससे जो स्किल्ड लेबर है उसके लिए मौके पैदा हुए हैं, वो जापान भिजवाने का फैसला किया। बिल्कुल सही। इंजीनियर साहब, ये भी बताइएगा कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्या ये किसी हुकूमती इदारे की जानिब से, किसी वजारत की जानिब से जापान के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को तलाश किया गया, या जापान को कन्विंस किया गया, या जापान के किसी इदारे ने खुद से आके पाकिस्तानी मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए ये पेशकश की है? ये भट्टी साहब हमारी जो वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इसका इनिशिएटिव है। और बदकिस्मती थी ये वजारत मुस्लिम लीग नून के दौर में भी जो इन्होंने वादे किए थे कि 1 करोड़ पाकिस्तानी, हम हुनरमंद पाकिस्तानी जो स्किल्ड लेबर है उनको मुख्तलिफ ममालिक में भिजवाएंगे। वो थोड़े से लोग गए, वो भी कोरिया में गए और बाकी किसी मुल्क में ये भिजवाने का वादा पूरा ना कर सके। ये उसका इनिशिएटिव है। वजारत लेबर के साथ इनके मुज़ाकरात चल रहे थे और इसमें यकीनी तौर पर इमरान खान जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने जो वादे किए हुए हैं उसमें उन्होंने मुख्तलिफ वजारतों को टास्क सौंपा है। और ये जो
जाते ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इसने ये इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल सर, कब तक ये जापान जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है ऐसे स्किल्ड लेबर का ज़री शोबे से मुतल्लिक? ये जो इनका जो वफ्त आ रहा है, जो वजारत लेबर का वफ्त आ रहा है जापान का, वो तो फरवरी के फर्स्ट वीक में मुतवक्के है, लेकिन ये अगले 2-3 माह में ये हो रहा है कि ये इनको इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान से ज़री मैरीन जो है इनको मौका मिल सकेगा और ये जापान जा सकेगी। ठीक है जहांगीर मिनहाज साहब, अच्छी खबर आपने दी है सुबह सुबह पाकिस्तान के अवाम को, हमारे देखने वालों को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो रियल इस्टेट सेक्टर में काम हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे काम हुआ, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी रहीं। ये जो पैसा यहाँ यूटिलाइज होता था, ये पैसा सर्कल में आ रहा होता था, वो लीगलाइज नहीं हो पा रहा होता था। एक तरह से ये सारी ट्रेडिंग ब्लैक इकॉनमी हो रही होती थी। बड़ी साहब, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वफाकी हुकूमत ने रियल इस्टेट सेक्टर में इस तरह के मामलात और फिर दूसरा जो अवाम के साथ धोखा हो रहा होता था उसका हल कोई निकाल लिया है। क्या कोई एक्ट लाया जा रहा है, कोई कानून मुतारिफ करवाया जा रहा है? फैसल देखिए, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, हम बड़े शहरों की बात करें, यहाँ पर रियल स्टेट सेक्टर के अंदर गुज़श्ता 20 से 25 सालों के दौरान बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तिजारती सरगर्मी हमें देखने को मौका मिली। रियल स्टेट सेक्टर ने ग्रो किया, लेकिन बदकिस्मती के साथ कोई मौसर रेगुलेशन ना होने के नतीजे में और पुराने कवानीन के नतीजे में आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों के अरबों रुपए डूबे। बहुत से ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बनी जो 20 साल कबल बनी थी, लेकिन आज भी डेवलप नहीं हो सकी। बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने खिलाफ कानून एक छोटी सी ज़मीन हासिल करने के बाद वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की, सैकड़ों फाइलें फ़रोख्त थी, उसके बाद वो फ़रार हो गए। कभी नैब और कभी FIA के अंदर उनके खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी है। कुछ लोग पकड़े गए तो जब उनसे रिकवरी का मामला आया तो उनके पास पैसे नहीं थे। कहने का मकसद था कि लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी ऐसे फ्रॉड पर मबनी काम करने वाले लोगों के बाइस रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों के पैसे डूब गए। अगर कुछ मामला अदालतों में गए तो सालों मुकदमात का सिलसिला ताहाल जारी है। लेकिन अब एक अच्छा फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि दीगर सेक्टर्स की तरह रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का जो $1 बिलियन का सेक्टर है, जहां पर कोई रेगुलेशन नहीं है, तमाम जो हाउसिंग सोसाइटीज़ अपनी मनमानी करती हैं, उनको रेगुलेट करना चाहिए। सिर्फ हाउसिंग रियल एस्टेट के हाउसिंग सोसाइटीज़ को नहीं, बल्कि उनके ब्रोकर्स को, उनके एजेंट्स को एक दायरा कार में लाना चाहिए ताकि वो आवाम के साथ फ्रॉड ना कर सके, फ्रॉड करने के बाद वो फरार ना हो सके। तो इस सिलसिले के अंदर एक कानून का मसवदा तैयार कर लिया गया है जिसका नाम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रीरा जिसका नाम दिया गया है। इस रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान को अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। इस रीरा के जो रूल्स होंगे उसको फॉलो करना होगा। ब्रोकर्स एजेंट्स को भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा और उसके साथ इसके जो सार्फिन होंगे उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर के अंदर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी अपना बड़ा मौसर किरदार अदा करेगी। गुज़श्ता हफ्ते मुसाफ़ती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी मुत्तहिदा अरब अमारात, UK, USA और भारत के जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसका मवाजना करने के बाद वफाकी हुकूमत को सिफारिशात अरसाल की थी, जिसमें ये सिफारिश की गई थी कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जल्द अज जल्द कायम की जाए ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके और इस सेक्टर के ज़रिए से जो पाकिस्तान की मौशत मज़ीद तरक्की कर सकती है उसको यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ इसके अंदर और भी बहुत सी शराइत व ज़वाबित रखी जा रही है, लेकिन एक बड़ी शर्त ये रखी जा रही है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो आवाम से पैसे कलेक्ट करेगी एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, उसको 70% रकम शेड्यूल्ड बैंक में रखवाना होगी और उस रकम को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सिर्फ इसके अलावा कि उसने मज़ीद ज़मीन की ख़रीदारी करनी है या उसने जो लोगों को प्लॉट फ़रोख्त करने थे उनको डेवलप करना है, तो वो रकम सिर्फ मखसूस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यानी कि आप उस रकम को किसी और मंसूबे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि मुकर्रर वक्त के अंदर जो आपने एक हाउसिंग सोसाइटी का प्लान बनाया, आपने प्लॉट्स फ़रोख्त किए, उसके ऐन मुताबिक लोगों को उनके प्लॉट्स मिल सके। ठीक, बड़ी साहब इसी से मुतालिक जो रियल एस्टेट होल्डर्स हैं उनसे भी हम ज़रा बात कर लेते हैं।
जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद कोऑपरेटिव अलायंस के अजहर बलोच साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बलोच साहब ये बता दें, इससे पहले भी आपने हमारे प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दिया था, अब हुकूमत जो इस सारे रियल इस्टेट सेक्टर में जितना कारोबार हो रहा है इसके एक तरीक़ाकार सामने ला रही है, एक यहाँ पे कानून साजी भी की जाएगी, तो क्या इससे मुतालिक आपको स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया? अस्सलाम वालेकुम। मैं 92 की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा अवामी मसाइल से आगाही और उनके एतराज़ से मुताल्लिक अहम किरदार अदा किया है। कम टाइम होने की वजह से मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी बात को जल्द रैप अप कर सकूँ। इस सिलसिले में यकीनन वक्त की ये पहली हुकूमत है कि जो इस हाउसिंग सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए खुशाइंद इक़दाम कर रही है, और इसका समर इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में आवाम को ज़रूर नज़र आएगा। और मेरी इस हुकूमत वक्त से सिर्फ ये दरख्वास्त ज़रूर है कि हाउसिंग सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा भी दे, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर और ऑयल एंड गैस के बाद वक्त हुकूमत भी इसमें बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है। और दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा रिसेशन 2007 और 2008 में आया था रियल स्टेट में, यूएई मॉडल। यूएई में जब रिसेशन आया तो उन्होंने वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमारे पास रिसेशन आते रहे, स्कैम होते रहे, लेकिन हमने इससे खातिर खा लोगों को इससे फ़ायदा नहीं दिया और ना उनके नुकसान का अजाला किया। अगर हम इसके अंदर एस्क्रो अकाउंट अगर एक मुतारफ करवाएं, जैसे कि यूएई ने किया कि कोई बिल्डर या कोई तामीराती अमल करने वाला आदमी वो अपने डायरेक्ट जो है वो एज ए बिल्डर पैसे नहीं ले सकेगा, वो अकाउंट के जरिए पैसे लेगा और उसी के अंदर वो पैसा जनाब जी बैंक की अब गारंटी होगी कि बैंक उसको कितना पैसा रिलीज करता है, कि कितनी वो जमीन खरीद रहा है या कितना वो डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसके अंदर यूएई के मॉडल के तौर पर एस्क्रो अकाउंट अगर मुतारिफ करवाए तो ये जो आए दिन जो प्रॉपर्टी में जो या रियल स्टेट में जो स्कैम हो रहे हैं उससे एक तो बचा जा सकेगा। और इसके अलावा बहुत सारी सजेशन हैं कि इसमें लैंड का रिकॉर्ड का दुरुस्त ना होना, जिसकी वजह से ज़मीन की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है और ख़रीदारी में गलती का इस्तेमाल भी मुमकिन है। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ या प्रोजेक्ट या प्राइवेट तामीराती अमल काम करने वाले अच्छा काम कर रहे हैं, वक्त हुकूमत उनको एक्ट में मौजूद कंपल्सरी एक्विजिशन के जरिए उनको लैंड प्रोवाइड करे, क्योंकि ये शेल्टर या घर प्रोवाइड करना ये सरकार का काम है। और प्राइवेट बिल्डर या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ अगर गवर्नमेंट के शाना बशाना काम कर रही हैं तो वक्त हुकूमत को भी चाहिए कि वो इनमें इनको सपोर्ट करने में। अच्छा बलोच साहब ये बताइएगा, अगर इस रेगुलेटर एक हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाती है, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोग मनमानियाँ करते हैं, रकम वसूल करने के बावजूद मुकर्रर वक्त के अंदर प्लॉट डेवलप नहीं करते, कब्जा नहीं देते, इस किस्म के मसाइल का किस हद तक खात्मा हो सकेगा? और इस सेक्टर के ग्रो करने से जो इमरान खान साहब का विजन था कि हम नई मुलाजमतें पैदा होंगी, मुआशी हमारी तरक्की हो सकती है, कितना पोटेंशियल है रियल स्टेट सेक्टर के अंदर कि इस मुल्क की मुआशी तरक्की के अंदर वो अपना कलीदी किरदार अदा कर सकता है? सर, अगर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अगर अपना पूरा काम शुरू कर दिया और सिफारिशात की रोशनी में, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। जो इमरान खान साहब कहते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि नया पाकिस्तान, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बिल्कुल ये ऐन मुताबिक उसके काम होगा और पाकिस्तान ग्रो करेगा और इससे करोड़ों मुलाजमतें जनरेट होंगी और इसके अलाइड जो 46 या 50 के करीब अलाइड इंडस्ट्रीज है वो भी अलाइव होंगी और तमाम का रोजगार चलेगा। एक अगर आप मकान खरीदते हैं, उसकी रेनोवेशन स्टार्ट करते हैं, तो उससे भी 10-20 लोगों का रोजगार स्टार्ट हो जाता है। और ये तो बहुत बड़ा इकदाम होगा अगर हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर काम। लेकिन मेरी कुछ और सिफारिशात भी हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि यानी कोऑपरेटिव एक्ट जो 1925 का जो एक्ट है, अब 90 साल पुराना ये एक्ट है, इसमें तब्दीली जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है और वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई और इसमें होनी चाहिए और वक्त हुकूमत ये काम कर सकती है। जहां पर हमारे इदारे तमाम तामीराती काम करने वालों पर गहरी नजर रखे हुए हैं, उसके बरअक्स ये चीज भी कहीं ज़ेर बहस नहीं आती। अगर प्लाट या जमीन हासिल करने वाले मेम्बरान अगर बर वक्त जमीन या तरक्याती काम के अखराजात वक्त पर जमा नहीं कराते, उससे भी प्रोजेक्ट अनफंडेड और कास्ट जो है उनकी रिवाइज हो रही है। ये भी एक बहुत मसला है तामीराती अमल में, जो इसमें इस पर भी कानून हरकत में आना चाहिए कि वो पर वक्त जो है बिल्डर या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को जो है वो वक्त पर पेमेंट भी जमा कराएं। और ऐसा उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब एस्क्रो अकाउंट इसमें जब मुतारफ हो जाएगा तो बिल्डर और मेम्बरान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका भी खात्मा हो सकेगा और वो हमेशा रिश्ता इनका बेहतर अंदाज में बहाल रहेगा। बिल्कुल सर, हमें लास्ट ये बता दीजिएगा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के अंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज क्या अपना रोल प्ले कर सकती हैं
क्या उनके पास इतनी स्पेस, उनकी कैपेसिटी मौजूद है कि वो भी हुकूमत जो रेट मुकर्रर कर रही है 20 से 25 लाख का यूनिट, वो भी इतनी रेंज के अंदर घर तामीर करके हुकूमती प्लान का हिस्सा बन सकते हैं? वाई नॉट, क्यों सर? अभी तो हम जितने भी अब लो कास्ट जितने एम्प्लॉई हैं, अब सीडीए इस्लामाबाद या बड़ी बड़ी अथॉरिटीज जो काम कर रही हैं, एक गरीब आदमी की पहुंच तो नहीं है कि इस्लामाबाद के एक अच्छे सेक्टर में मकान या घर खरीद सके। आपकी बहुत सारा इस्लामाबाद का बोझ है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ने उठाया हुआ है। जो सफेद पोश आदमी है वो कहाँ इस्लामाबाद में F6 या F11 या F10 में जाकर मकान खरीद सकते हैं? अगर ऐसा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज काम न करती तो ये गरीब लोग या जो अपना कम तनख्वाहदार तबका जो है जी, कहाँ पे उनको तमाम का बोझ जो है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अल्हम्दुलिल्लाह उठाया हुआ है। और इस सेगमेंट को कभी उजागर ही नहीं किया गया कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो कितना अच्छा काम भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा, बहुत सारा काम हो रहा है। अजहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद कोऑपरेटिव अलायंस के, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और फिर इसके साथ साथ हुकूमत से मुतालिबात हैं वो भी बता रहे थे। एक और अहम मामला है सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट साइट लिमिटेड माली मुश्किलात से दो चार है। यहाँ भी डाउन साइजिंग का फैसला कर लिया गया है। वकील रहमान साहब, आपकी खबर है 600 के करीब मुलाजमीन हैं जिन्हें फारिग करने पर गौर किया जा रहा है। वजह क्या है इस माली बहरान की, माली मुश्किलात की, और ये कब से हैं? देखिए फैसल साहब, साइट लिमिटेड जो है वो इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है और ये जो माली मुश्किलात है ये काफ़ी अरसे से चली आ रही थी, जिसकी शिद्दत में अब जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें इजाफा हो रहा है। इस इदारे का बुनियादी मकसद जो है वो अपने ज़ेर इंतज़ाम सनती इलाकों में सनतों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ की सहूलत फराहम करना है। लेकिन बदकिस्मती से ये काम तो काफ़ी अरसे से फंड न होने की वजह से इदारा छोड़ चुका है और अब ये सूरत हाल ये है कि इदारे को अपनी जो है वो बका और अपने मामला चलाने में मुश्किल पेश आ रही है। हम ये देखते हैं कि इदारे की जो है वो पहले मुलाजमीन की मेडिकल की सहूलत ख़त्म की गई थी और अब ये सूरत हाल है कि मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किल पेश आ रही है, जिसकी वजह से अभी जो है ये इंतज़ामिया के पास ये ऑप्शन ज़ेर गौर है कि मुलाजमीन जिनकी कुल तादाद 1800 है उनमें से 600 मुलाजमीन को फारिग किया जाए। तो ये सूरत हाल जो है ये मुलाजमीन में भी इसकी वजह से जो है बड़ी तशवीश पाई जा रही है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो ये साइट लिमिटेड में ये पिछले अदवार में इसमें जो है वो सियासी भर्तियाँ बड़े पैमाने पर की गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो इसका माली बोझ बढ़ गया है और तकरीबन हर महीने 6 करोड़ रुपए सिर्फ जो है तनख्वाहों की मद में जा रहे हैं, जो सालाना 72 करोड़ रुपए बनते हैं और इदारे की कुल आमदन का जो तखमीना है वो 1 अरब 6 करोड़ है। तो इसमें जो है वो इदारे के पास फंड्स खर्च करने के लिए वो उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सनती इलाकों में हम देखते हैं ख़ास तौर पे साइट इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार है, वहाँ जो है वो सूरत हाल बहुत ख़राब है, सीवरेज की लाइनें भी जो है डिस्टर्ब है। तो ये जो है वो पिछले 2-3 अदवार से जो है जो सियासी अदवार गुजरे हैं, जिसमें बड़ी सियासी जमातें कराची की जो है वो उनकी मखलूत हुकूमत हुआ करती थी, उनके दौर में इस इदारे में जो है जो सियासी भर्तियाँ की गई, फिर इसमें जो है आला पैमाने बड़े पैमाने पर इसमें जो है वो करप्शन होते रहे। अब भी जो है उसका सिलसिला जारी है, लीज़ के नाम पर और सब लीज़ के नाम पर, नक्शाजात की मंजूरी के नाम पर करोड़ों रुपए जो है वो अफसरान जो है वो अपने जेबों में डाल रहे हैं, लेकिन अपने इदारे की जो है वो कारकर्दगी बेहतर करने के लिए उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसका नतीजा हम ये भी देखते हैं कि इदारे की जो मुख्तलिफ इदारों पर वाजिबात है वो इस वक्त 2.25 अरब रुपए से जो है तजावज़ कर चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े इदारे जो डिफ़ॉल्ट हैं, जिसमें KMC है, के इलेक्ट्रिक है, PTCL है और इसी तरह CC का इदारे हैं। इसके अलावा जो है वो कई सनती प्लांट्स हैं, सियासतदानों के हैं, बासर सनतकारों के हैं, जिनसे जो है रिकवरी नहीं हो पा रही। इसके अलावा
अलावा जो है वो इदारे के अपने जो है ऐसे प्लांट्स हैं, यूनिट्स हैं जिनको किराए पर दिए जाते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों को दे दिए गए हैं जो सनती मकसद में इस्तेमाल नहीं हो रहे और रियल स्टेट के तौर पे वो यूज़ हो रहे हैं और उसके किराए भी नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये जो है इसकी वजह से भी जो है इदारे की इनकम है वो इनकम जो है वो काफ़ी अरसे से वो कम हो रही थी और वो बिल्कुल जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ वो सुकड़ती जा रही है और इदारे को जो है वो अपने अपनी जो है वो ऑपरेशन चलाने में भी जो है वो मुश्किल पेश आ रही है। इदारे की जो है वो 10 साल से ऑडिट नहीं हो सका है और इसी तरह जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से भी जो है इस इदारे को जो है बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है। हर 2-3 महीने बाद MD चेंज होते रहे, तब्दील होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कोई जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और जो है वो जितने सनती इलाके हैं जिनकी जो है वो जिनको तरक्की देना और उसको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देना इस इदारे का बुनियादी मकसद है, वो अब इस बुनियादी मकसद से बिल्कुल उसको पूरा करने में जो है नाकाम नज़र आ रहा है और बल्कि वो अपनी जो है बका की एक जंग जो है वो बका के लिए जो है कोशिशें की जा रही है। मुलाजमीन से हमारी बात हुई है, मुलाजमीन का ये कहना है कि ये जो है गरीब मुलाजमीन को फारिग करने से जो है वो इदारे की हालत नहीं बदली जा सकती। इदारे की अगर हालत बदलनी है तो इसमें जो इदारे में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है, उस करप्शन को जो है ख़त्म करना पड़ेगा। फिर जो बड़े बड़े लोगों के पास जो है वाजिबात हैं 2-2.25 अरब रुपए के जो है जो बड़े वाजिबात हैं, उस वाजिबात की जो है वो वाजिबात लिए जाएं और इसी तरीके से जो रिश्वत ली जाती है उस रिश्वत को ख़त्म करके उसकी जगह जो सही अगर रेवेन्यू हासिल किया जाए तो अच्छा, इदारे की हालत जो है वो 2 अरब रुपए के वाजिबात हैं, मुख्तलिफ इदारों से जो ये वाजिबात की वसूली करनी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर ये वाजिबात वसूल कर ली जाए तो मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने की शायद नौबत ही ना आए। और उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि वहां पर अफसरान रिकवरी और इदारे को मुस्तहकम करने की बजाय ऊपर की कमाई में मसरूफ हैं, तो वहां पर अगर इतना ओपनली काम हो रहा है तो ऐसे अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है? देखिए बिल्कुल साइट लिमिटेड की जो है वो इनके पास असल में जो पब्लिक, ये हमारी बदकिस्मती है कि जिन इदारों के पास पब्लिक डीलिंग होती है तो वहाँ पर जो है वो लेन देन मिली भगत से जो है वो गैर कानूनी काम चलना जो है वो एक मामूल की बात होती है। तो साइट लिमिटेड के जो अफसरान हैं उनकी भी जो है वो डायरेक्ट फैक्ट्री मालिकान से उनकी डील होती है, उनके जो है पब्लिक डील होती है, वो उनको जो लीज देते हैं, फिर वो उनको इंक्रोचमेंट के लिए जो है उनके लिए जो है वो आंखें बंद करते हैं या उनको पानी कनेक्शन जो है वो जो एक ख़ास साइज़ है उससे जो है ज़्यादा साइज़ ज़्यादा मिकदार की पानी कनेक्शन देते हैं। तो वो उसकी वजह से जो है वो उनको उनके पास एक मौके है, उनका एक वो है मौका है कि वो जो है इदारे को देने के बजाय इदारे के लिए वो रिकवरी करने के बजाय उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने जो है जेब भरें और ये जो है वो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। ये मिली भगत से जो है ये गैर कानूनी तौर पर इंक्रोचमेंट करवाना, उनको गैर कानूनी तौर पे सनती प्लांट को कमर्शियल प्लांट में यूज़ कराना, फिर इसी तरह जो है वो उनसे जो है रिकवरी न करना और जब भी रिकवरी के लिए जाएं तो कुछ अपने लिए जो है वो रिश्वत लेकर जो है वापस आना, ये जो है वो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। ये अब भी जो है वो ये चल रहा है। इसको जो है साइट लिमिटेड के आला अफसरान या कभी किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई वकील रहमान? ये बदकिस्मती से अभी तक जो है ऐसा कोई वाकया अभी जो है वो उसमें किसी इदारे ने अभी तक जो है इदारे की किसी तहकीकाती इदारे नेब FIA या अगर हम एंटी करप्शन की बात करें, अभी तक जो है इन इदारों की इस साइट लिमिटेड में उस तरीके से जो है वो उसकी फालियत हमें नज़र नहीं आ रही। अगर इसमें जो है वो तहकीकात की जाए, इंक्वायरी की जाए, 10 साल से ऑडिट नहीं हो सका और इसके जो है वो ऑडिट कराया जाए तो इसमें करप्शन के गैर कानूनी भर्तियों के और गैर कानूनी तौर पर प्लाट देने के और करोड़ों रुपए की लेन देन के जो है वो अपॉइंटमेंट के, ट्रांसफर, पोस्टिंग के, इसमें जो है बड़े मामला निकल सकते हैं। पिछले 10 साल को भी अगर सिर्फ टारगेट किया जाए तो इसमें इदारे अभी तक जो है उन्होंने इस तरीके से तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसमें जो है इस इदारे की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। और साइट लिमिटेड माली मुश्किलात से दो चार है, वजूहात क्या हैं वो भी आपने बखूबी बयान की हैं। अब आपका जहांगीर मिन्हाज साहब, आपका वकील रहमान भी हमारे साथ मौजूद थे और नवाज संगरा साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।